सबसे पहले दिल से धन्यवाद उन सभी का जिन्होंने इस कहानी को अपना समय दिया। पिछले अध्याय में हम एक परिवार से जुड़े थे, तो आज इनके बाकी पात्रों से मिलते हैं। तो चलिए सुनते हैं अद्वितीय सुबह, महाधन लक्ष्मी जी की लिखी कहानी। किस्मत से तुम हमको मिले हो, कैसे छोड़ेंगे। अध्याय 2, वो अलहड़ सी। दरअसल सोफे पर पसरे अरविंदाक्ष पराशर जी के कानों को न तो पायल की रुंझुन सुनाई दी, न ही चूड़ियों की खनक, जिसकी उन्हें शादी के बाद आदत सी हो गई थी और जो उन्हें बेहद पसंद थी। ऊपर से रसोई से भी कोई आहट नहीं आ रही थी। चेतना जागते ही उन्हें परिपूर्णा जी की लेजर बीम जैसी नजरों का आभास हो गया और फिर जैसे ही दोनों की निगाहें टकराईं, उनकी हंसी गले में ही अटक गई, क्योंकि उनके सामने उनकी धर्म पत्नी श्रीमती परिपूर्णा जी, जो एक सधी हुई घरेलू रानी जैसी चाल में कमर पर हाथ टिकाए सामने खड़ी किसी स्कूल की सख्त प्रिंसिपल की तरह सामने सोफे पर बैठे अरविंदाक्ष जी को देख रही थी, जैसे कह रही हूं, गए अब तुम तो गए। ये देख कॉफी का घूंट ले रहे पराशर जी के गले में कॉफी ही अटक जाती है और उनकी हंसी अब खांसी में बदल जाती है। वो एकदम पकड़े गए चोर के अंदाज में झेंपकर नजरें फेर लेते हैं। पहले वो जोर से खांसते हैं, फिर थोड़ा और खांसते हैं और फिर धीरे से अपनी कमर सीधी कर पास पड़े अखबार को घबराकर उठाते हैं और तुरंत उसे अपने चेहरे के सामने खोलकर पढ़ने का नाटक करते हुए बैठ जाते हैं, जैसे अखबार कोई जादुई चादर हो जो उन्हें अदृश्य कर देगा। पर अखबार तो बस नाम का था। परिपूर्णा जी की नजरें तो एक्सरे जैसी अखबार के आर पार होते हुए सीधे उनके मन की खुराफातें पड़ रही थी। बेचैन बेचारे रविंदाक्ष जी की आंखें इधर उधर तिरछी होकर नजरें बचाते हुए कभी अखबार के इस कोने से तो कभी उस कोने से झांक कर अपनी श्रीमती जी को देखने लगते हैं। तभी वही आवाज माँ, एक बार फिर पूरे घर में गूंज उठती है। माँ, माँ। पूरे घर में वही परिचित प्यारी सी पुकार गूंज उठती है, जो अब किसी रट की तरह बार बार सुनाई देती है। हर रोज की तरह आज भी घर की दीवारें इस आवाज को पहचानती है। बच गया। गहरी सांस लेते हुए अखबार की ओर में छुपे पराशर जी खुद में हल्के से बुदबुदाए, फिर अखबार हटाकर अपनी श्रीमती जी की ओर देख हल्का सा मुस्कुराते हुए वे भी ऊपर की तरफ देखने का नाटक करने लगे। परिपूर्णा जी की नजर एक बार फिर ऊपर की ओर जाती है, लेकिन वो वापस पलटकर अपने पति पराशर जी को घूरते हुए अपने दोनों हाथों की घड़ी बनाकर खड़ी हो जाती है। ये देख पराशर जी अपने मन में ही सोचने लगते हैं, अरे श्रीमती जी, मुझे नहीं उसे देखो ना। हैं जी, आज तो लगता है शनिदेव जी की कृपा मुझ पे ही बरसने वाली है। बेटे अरविंदाक्ष पराशर, कुछ सोच, कुछ कर भाई, कुछ कर। झिझक के साथ पराशर जी ने अपने उपाय को अपनाते हुए परिपूर्णा जी को ऊपर की ओर देखने का इशारा करते हुए अपने गले की खराश को मिटाते हुए अटकती आवाज में कहा, लगता है रोज की तरह आज भी कुछ खो गया होगा शायद। और इसी के साथ एक बार फिर वो ऊपर की ओर देखने लगते हैं। अपनी एक भव चढ़ाए परिपूर्णा जी अपने पति को ही घूरे जा रही थी कि अचानक पराशर जी के चेहरे के बदलते भाव को देख वो भी उसी ओर देखने लगी जहां पर इस समय पराशर जी देख मुस्कुरा रहे थे।
ऊपर वाले कमरे से एक लड़की धीरे से नीचे झांकती है। जैसे ही उसका चेहरा सामने आता है, समय कुछ पल के लिए थम सा जाता है। उसके खुले हुए लंबे घुंघराले बाल हल्के भूरे रंग के और सूरज की किरणों में चमकते हुए एक तरफ से कंधों के पार लहराते हुए बिखर जाते हैं, मानो हवा में कोई गीत गा रहे हो। उसके माथे पर चमकती छोटी सी सफेद मोती की बिंदी तो पतली मगर लंबी काली भौहों के बीच में टिकी थी, जैसे चांद के बीचों बीच कोई सितारा चमक रहा हो। उसकी बिना काजल की काली आंखें बड़ी बड़ी पलकों की छांव में यूं चमक रही थी, मानो बारिश के बाद की भीगी धरती पर तो चमकते कुएं हों। गहराई से भरे मासूमियत से लबालब वो लड़की सांवले रंग की थी, मगर उसकी रंगत में एक अलग ही आभा थी, जैसे बादलों के पीछे से झांकती धूप। उसके चेहरे की लंबी नाक और होंठ जो इतने कोमल और गुलाबी थे कि किसी गुलाब की पंखुड़ी भी शर्मा जाए, उसकी सुंदरता की गवाही दे रहे थे। और फिर उसके ठुड्डी के ठीक ऊपर वो एक काले तिल का निशान, जो पहली नजर में खूबसूरती का हिस्सा लगता है, मगर देखने वाले की आंखों में बस यही ख्याल आता है कि माँ ने इसे दुनिया की बुरी नजर से बचाने के लिए ये काला टीका लगा दिया हो। उसके नाजुक हाथों में कांच की हल्की चूड़ियां थीं, जो उसकी हर हरकत पर एक मीठी सी खनक बिखेरती थीं, जैसे किसी कवि की कविता में अचानक कोई ऐसी पंक्ति आ जाए जो दिल को छू ले। नीले और सफेद रंग के सलवार सूट में लिपटी करीब 5 फुट 4 इंच की लंबाई वाली वो लड़की परिपूर्णा जी और अरविंदाक्ष पराशर जी की बड़ी बेटी और उनके छोटे से खुशहाल परिवार की जान शिक्षा है, जो नीचे बैठे अपने पेरेंट्स को देख धीरे से नजरें झुकाते हुए हाँ मैं अपने सिर को हिलाती है। ये देख परिपूर्णा जी एक लंबी गहरी सांस दबाते हुए आंखें बंद कर वापस खोलते हुए शिक्षा से पूछती है, क्या? माँ, वो मेरा लाल जयपुरी वाला दुपट्टा कहाँ है? नहीं मिल रहा, आप देख दो ना प्लीज। आई एम चुप। उसकी बात अब पूरी भी नहीं हुई थी कि नीचे से एक तेज मगर जानी पहचानी आवाज गूंज उठती है। आवाज जैसे बिजली सी गिरी हो एकदम अचानक, और पूरे घर में ठहराव छा गया। सीढ़ियों से झांकती वो लड़की फौरन चुप हो गई। उसका चेहरा, जो अब भी पल भर पहले घबराहट और हड़बड़ाहट से भरा था, अब एकदम शांत हो गया। आंखों में हल्की झेप और होठों पर थमी हुई सी मासूमियत उतर आई। उसने हल्के से सिर झुकाया, जैसे गलती पकड़ ली गई हो। फिर धीरे से नीचे खड़ी अपनी माँ को दूसरी तरफ ऐसे भाव देती है जी मानो बिना बोले को सबक सिखाने की आंखों से ही हॉल में बैठे कह रही हो अपने पति की ओर बढ़। तो दूसरी तरह सोफे पर बैठे पराशर जी भी शांत पड़ जाते हैं। अरे बाप रे, श्रीमती जी तो इधर ही आ रही हैं। अब कौन बचाएगा मुझे? अरे पूर्णा जी, गुस्सा क्यों कर? ऐसे बैठे हुए श्रीमती जी की घूम जैसे जताना चाहते हो, उनकी अंतिम शब्द मुंह में ही रह गए। बाप बेटी के सामने खड़ी परिपूर्णा जी एकदम ठोस। आपको अपनी बेटी की साइड लेने की जरूरत नहीं है। बैठिए और नाश्ता खत्म करिए। ये सुनते ही पराशर जी किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपनी जगह पर ही सीधे बैठ नाश्ता करने लगते हैं, जो देख एक पल के लिए तो शिक्षा भी हंसने लगती है। लेकिन जैसे ही अपने पिता अरविंदाक्ष जी को खुद की ओर देखते पाती है, तो जल्दी से अपने होठों पर उंगली रख नामे हामी देने लगती है।
जैसे कह रही हो कि पापा मैं तो आपकी ही साइड हूँ। हाँ सच्ची कसम से। ये सब परिपूर्णा जी अपनी पैनी नजरों से देख बोली। और तुम कुमारी शिक्षा भी परिपूर्णा अरविंदाक्ष पराशर। खुद को इस नाम से पुकारे जाने पर शिक्षा का ध्यान अपनी माँ पर जाता है और वो ध्यान से उनको सुनने लगती है। परिपूर्णा जी उसकी डांट लगाते हुए कहती है, रोज रोज का तुम्हारा यही ड्रामा रहता है, कभी कोई चीज नहीं मिलती। बिना आवाज किए जो मिल रहा है वो लो और अगले 2 मिनट में मेरे सामने आकर नाश्ता करो, समझी? माँ मैं लेट हो गई, माँ मैं लेट हो गई, माँ माँ माँ। आइयो देवा, ये लाइन तो जैसे अलार्म की तरह बजता है रोज सुबह। अब जाओ और जल्दी करो। उनकी आवाज में झुंझलाहट थी, मगर वो झुंझलाहट दुनिया की उन सभी माँ वाली थी जो हर सुबह समय से पहले उठकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश में ही उलझी रहती हैं। अपनी माँ की बात सुन उसकी तो बोलती बीच में ही बंद हो गई। ऊपर खड़ी शिक्षाम्भी ने अपने हल्के भूरे बाल की लट को उंगली से अपने कान के पीछे किया और बिना कुछ कहे, बिना कोई बहाना बनाए, सिर को जल्दी जल्दी से हाँ में हिलाकर अपने पिता की ओर एक नजर देख, थोड़ी हड़बड़ी, थोड़ी डांट, थोड़ा प्यार, थोड़ी शरारत और ढेर सारा लड़कपन लिए दुपट्टा ढूंढने के लिए अपने कमरे की ओर भाग जाती है। दूसरी तरफ परिपूर्णा जी अपनी बेटी को सबक सिखाने के बाद हॉल में बैठे अपने पति की ओर बढ़ती है। ये देख पराशर जी खुद से बुदबुदाते हैं, त्यों। अरे बाप रे, श्रीमती जी तो इधर ही आ रही हैं। अब कौन बचाएगा मुझे? वो बिना प्लेट से नजर हटाए ऐसे बैठे हुए थे जैसे जताना चाहते हो, मैं तो बस नाश्ते में ही मग्न हूँ। तुम इतना अच्छा बनाती जो हो। अभी वो संभल भी नहीं पाए कि परिपूर्णा जी तेजी से सामने की कुर्सी खींचकर बैठ जाती है। उनकी शिकायती नजरें सीधे पराशर जी पर टिकी हैं। यहाँ बैठे बैठे दांत क्या चमका रहे हैं पराशर जी? हाँ, अपनी प्यारी को कभी कुछ कहते क्यों नहीं है? हर दिन उसका यही नाटक रहता है और आप बस मुस्कुरा देते हो जैसे सब ठीक है। अरविंदाक्ष जी हल्का झेंपते हुए अपनी ठंडी मुस्कान के साथ बोले, अरे पूर्णा जी, गुस्सा क्यों करती हो? मैं तो बस समझाने ही वाला था। हमारी बच्ची को, मेरी प्यारी धर्मपत्नी जी। बेशरम। हमारी बच्ची। इन 2 शब्दों पर पराशर जी ने खास जोर दिया। परिपूर्णा जी की आंखें पल भर को नरम पड़ी। भला कोई पत्नी इतनी आसानी से हार मानती है क्या? पर अगले ही सेकंड होंठ भींचते बोली, आपको मजाक सूझ रहा है अक्षय जी? पर पराशर जी अब भी बस उन्हें देखे जा रहे थे। परिपूर्णा जी अब भी खिंची खिंची थी, चेहरे पर हल्की चिढ़ और होंठों पर शिकवा लिए बोली, कुछ ही महीनों में बिटिया की शादी है। अगर ससुराल में भी यही सब किया तो नाक कटवा देगी हमारी। फिर मत आना मेरे पास रोते हुए। कहते हुए वो जानबूझकर पराशर जी की ओर देखती है, जो प्लेट में नजर गड़ाए बैठे होते हैं, जैसे कुछ सुना ही ना हो। वो नाराजगी से मुंह फुलाए रसोई की ओर बढ़ती है। पीछे से पराशर जी धीमे से मुस्कुराकर बुदबुदाते हैं, नकचड़ी परी। उनके शब्द कानों में पड़ते ही परिपूर्णा जी हल्का मुस्कुराकर सिर हिलाती हैं और डोसा बनाने रसोई में आ जाती हैं कि तभी कुछ गिरने की तेज आवाज गूंजी। परिपूर्णा जी ठिठक गई, हाथ थम जाते हैं। चेहरे पर चिंता थी और गुस्से से चेहरा लाल हो गया। परिपूर्णा जी माथा पकड़ते हुए धीरे से बोली, हे मुर्गना। उधर पराशर जी
जो ये सब हॉल में बैठे हुए देख रहे थे, धीरे से अपनी पत्नी की नकल उतारते बुदबुदाए। क्या होगा इस लड़की का? फिर ऊंची आवाज में बोले, शिक्षा बेटा, सब ठीक है ना? कहीं लगी तो नहीं? सीढ़ियों से उतरती शिक्षा जल्दी में थी, एक हाथ में स्कार्फ, दूसरे में बैग। अभी 2 स्टेप ही उतरी थी कि टेबल से टकरा गई। फ्लावर पॉट हिला और अगले ही पल पॉट नीचे गिरा, मिट्टी फैली और फूल बिखर गए। ये देख शिक्षांबिका मूर्ति की तरह आधी झुकी आधी खड़ी पोजीशन में रोनी सूरत बनाकर रुक गई। बड़ी बड़ी मासूम आंखें, होंठ सिकुड़े, पलकें थमी हुई। वो धीरे से अपने पिता की ओर देखते हुए कुछ ना बोल सकी, बस उंगली से टूटे वास की तरफ इशारा करते हुए पछतावे और डर से खड़ी रही। ये इस महीने का 5वां पॉट था और वो भी गया। पराशर जी ने उसके अनकहे शब्दों को कहते हुए अपना सिर हिलाते सोचा, देवा, क्या होगा मेरी इस भोली भाली गांव जैसी बच्ची का? तभी परिपूर्णा जी हाथ में बेलन पकड़े रसोई से बाहर निकली, जो देख पराशर जी जल्दी से कहने लगे, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है पूर्णा जी, बस वो थोड़ा सा नहीं। पराशर जी, आज आपकी बेटी नहीं बचने वाली, शिक्षु तो पिटेगी मेरे हाथों। और वो शिक्षा की ओर बढ़ती है तो वही पराशर जी भी परिपूर्णा जी के रास्ते में आगे बढ़ रहे थे। और तभी अचानक एक तेज चमक की फ्लैशलाइट होती है। परिपूर्णा जी, पराशर जी और शिक्षाम भी सभी चौंक कर पीछे मुड़ते हैं और सभी की आंखें फैल जाती है। दरवाजे से अंदर आता है एक 18 साल का लड़का, गेहुआ रंग, लंबी कद काठी, 5 फुट 11 इंच, ब्राउन आंखों पर छोटा गोल चश्मा, आंखों में हल्की चंचलता, होठों पर 32 दांतों वाली मुस्कान, जैसे क्लोजअप का कोई विज्ञापन हो। हाथ में था एक प्रोफेशनल कैमरा जिससे जुड़ी थी LED लाइट, माइक्रोफोन और लेंस किट, पूरी तरह एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस। परफेक्ट शॉट। जैसे ही फ्लैश हुआ, वो बड़े ही फिल्मी अंदाज में बोला, शिक्षु दी और टूटा हुआ पॉट। मेरी नई फोटो एग्जीबिशन के लिए पिक्चर परफेक्ट है, ये थैंक यू दी। ये अजनबी लड़का कोई और नहीं बल्कि पराशर परिवार का सबसे छोटा बेटा आगमन है। आगमन का ये रोज का काम था, शिक्षा को छेड़ना, उसके बाल खींचना, उसकी किताबों में चुपके से कुछ लिख देना या फिर उसका मनपसंद टॉफी खुद खा जाना। लेकिन इन शरारतों के बाद वो उतनी ही मासूमियत से माफी मांग लेता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और शिक्षा भी मन ही मन अपने भाई की इन हरकतों से चिढ़ती कम और खुश ज्यादा होती थी।